हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब फर्स्ट क्लास। तो भैया सीओसी के साथ कैसा चल रहा है आपका मे अटेम्प्ट का सफर, आपके एग्जाम का सफर? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत बढ़िया चल रहा होगा। ठीक है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमारे सेशंस चल रहे हैं और आप उन्हें अटेंड कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपका अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है। कोई क्वेरी आपकी अगर रेज हो रही है तो आप फैकल्टीज से कोऑर्डिनेट करके उन्हें भी साथ साथ क्लियर कर रहे हैं। ओके, टेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। टेक्स्ट के मैंने आपके कुछ समय पहले 2 हफ्तों तक डीटी के लाइव सेशन लिए थे और उसमें हमने लगभग आपका जो 5 हेड्स का कंटेंट था, मेजर कंटेंट था, वो हमने कवर कर लिया था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसमें रह गया। ओके, तो यस, वो डीटी वाला सेक्शन हमने कंप्लीट करा। आज के इस प्रीमियर से हमारा जीएसटी का जो कंटेंट है दोस्तों वो स्टार्ट होने जा रहा है और ये वाला जो हमारा सीरीज होगी जीएसटी की, ये भी आने वाले पूरे 2 हफ्तों तक चलेगी। और उन 2 वीक्स में मैं आपको लगभग जीएसटी का सारा कंटेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली करा दूंगा। ठीक है, प्रीमियर इसलिए रखा है, लाइव इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता हूं, जैसे मैं अगर डीटी का एग्जांपल दूं तो डीटी में मेरी कोशिश थी कि आप लोगों के लगभग सारा कंटेंट आपका डीटी का कवर हो उन 2 हफ्तों में, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जब हम लाइव सेशन में होते हैं तो क्वेरीज को लेकर, कमेंट्स को लेकर थोड़ी क्लासेस खिंच जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये चीज हमारी जीएसटी वाले प्रोविजन में ना हो। 2 हफ्ते हमने डेडिकेट करे हैं जीएसटी के लिए और इसमें आपका सिलेबस पूरा कवर हो। हाँ, आपके कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ डालते रहिएगा। ठीक है, तो आज से दोस्तों हमारे जीएसटी के ये रैपिड रिवीजन हमारी स्टार्ट हो रही है और हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम जीएसटी के कंटेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो ये हम जानते हैं कि सर हमारा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन जिसका मेन पार्ट इनकम टैक्स के रूप में हमने सारा का सारा पढ़ा और यहां पर अब हम जीएसटी के साथ अपना जो आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसको शुरू कर रहे हैं। अगर मैं पिछले पैटर्न्स की बात करूं, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न आया है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे मॉड्यूल से जो आपका पहला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछा जा रहा है। ओके, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है बट फिर भी उसने अपनी क्वेश्चन पेपर में उसने अपनी जगह बनाई हुई है। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर को हमें डेफिनेटली समझना होगा, इसके थ्योरेटिकल कंटेंट को समझना होगा। जो मेजर टर्म्स यूज होती हैं जीएसटी के लिए उनकी तरफ भी नजर डालनी पड़ेगी। लेकिन इस चैप्टर का सबसे मेजर पार्ट जो है वो क्या होगा, वो होगा जीएसटी की वर्किंग। ओके, जीएसटी किस तरीके से हम अपनी ट्रांजैक्शंस पर, सेल्स पर डिवाइड करते हैं, किस तरह से वो लगता है, कैसे कलेक्ट होता है और कैसे वो सरकार को पे होता है, ये प्रोसेस, ये वर्किंग, ये न्यूमेरिकल्स हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले समझने होंगे। और मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, अगर न्यूमेरिकल्स की वर्किंग आपने समझ ली, नॉट ओनली मैथमेटिकल वर्किंग, जो लॉजिक उसमें लगेगा कि आईटीसी किस केस में मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, कब सेटल होगा, अगर आपने ये पहले चैप्टर की न्यूमेरिकल वर्किंग समझ ली तो मैं गारंटी लेता हूं आगे जितने भी चैप्टर्स वर्किंग के आएंगे, चाहे वो टाइम ऑफ सप्लाई हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, आईटीसी हो, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर पहले ही चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल्स की वर्किंग को परफेक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से सीख लिया। ओके, सो पहला जो चैप्टर रहेगा थ्योरी और हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं उस पर हम इंपॉर्टेंट जो अपना ध्यान है वो रखेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में बेसिक, जो मैं डीटी में भी आपको कराता हूं, जो बेसिक हमने पढ़ा कि भाई टैक्स क्या है। टैक्स हम जानते हैं कि सर ये एक मॉनेटरी बर्डन है जो बेसिकली गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लोगों पर लिवाइड होता है। ओके, इसे हम फाइनेंशियल चार्ज या फाइनेंशियल फीस भी कह सकते हैं, एक कंपलसरी पेमेंट कह सकते हैं जो जनता को, गवर्नमेंट को करनी पड़ती है उनके बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। भाई इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो वो एक रूल है, एक मतलब उसमें पूरे लॉज हैं हमारे कि अगर स्लैब रेट ये होगा, इस पर्टिकुलर स्लैब के अंदर आपकी इनकम आ रही होगी तो आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। कोई आप अपनी कैपिटल एसेट को बेचते हो तो उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आपको टैक्स की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी।
दैट इज लॉ, जो सरकार ने बनाया है, और उस दायरे के, उस लॉ के दायरे के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर्पस क्या सरकार का? वही पर्पस है कि भाई जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ये कलेक्ट करती है, इसको इकोनॉमी की अलग अलग एक्टिविटीज पर खर्च करती है। रही बात डिपार्टमेंट की, तो ऑब्वियसली जो आपका सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सर ये हम जानते हैं कि ये इसकी जो जिम्मेदारी है बेसिकली आपका डीटी के लिए है, इनकम टैक्सेशन के लिए मेनली देखा जाए तो। और सीबीआईसी की जब हम बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये आपके आईडीटी जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इनको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन को संभालना, कलेक्शन करना, ये डिपार्टमेंट इनका है। ओके, एक क्वेश्चन अक्सर आपका पूछा जा रहा है, कई बारी हो सकता है एमसीक्यूज में भी इसमें से कुछ पूछ लिया जाए, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन इससे लगातार बन रहा है, और इसको हम ऑलरेडी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अगर हमने डीटी करा है तो पहले ही चैप्टर में इस चीज को हम करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर इट इज वेरी इजी। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, विच इज पेड डायरेक्टली, बड़े सिंपल शब्दों में इसको हम कई बार समझते हैं कि सर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली पे होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनडायरेक्टली पे होता है। व्हाट डज दैट मीन? डायरेक्ट टैक्स सरकार ने जिसके ऊपर लगाया, ओके, उसी इंसान को, उसी पर्सन को सरकार को पे करना पड़ेगा। वो अपने उस बर्डन को, अपने उस टैक्स को किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनकम जनरेट करी, आपकी इनकम हुई, उस इनकम पे मान लीजिए 20 लाख रुपए की इनकम हुई, और आपने कंप्यूटेशन वगैरह करी, तो उस पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 3 लाख रुपए का टैक्स निकल कर आया। ओके, अब ये 3 लाख रुपए का टैक्स क्या आप किसी और से पे करवा सकते हो? लीगल तौर पर, ठीक है, आपने पैसे मांग लिए किसी से, पे कर दे, वो बात अलग है, लेकिन लीगल तौर पर जो एंट्री होगी, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, वो आपके नाम का ही जाएगा कि भाई 3 लाख रुपए। आप मुझे बोलो कि मैं आपका दोस्त है ना, आपने बोला कि सर प्लीज मेरा टैक्स पे कर दीजिए, अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, आपको ही पे करना होगा। ओके, तो जिसमें आपका बर्डन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा, जिस पर लिवाइड हुआ है, उसी को पे करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सर जो इनडायरेक्टली पे होगा। सर कैसे? आप डेली लाइफ में इस चीज का काम करते हो, डेली लाइफ में देखते हो, भाई आप एक शॉप पे सामान खरीदने गए, तो वहां पे आपने कोई चीज खरीदी, तो उसने क्या करा, मान लो 500 रुपए की चीज खरीदी, 1000 रुपए की चीज खरीदी, तो उसने उसमें 100 रुपए का मान लीजिए जीएसटी पे कर दिया, ऐड कर दिया सॉरी बिल में, तो वो आपसे 1100 रुपए लेगा, प्रॉपर 1100 रुपए लेगा, और आप दोगे भी ऑब्वियसली जीएसटी के साथ। तो वो जो शॉपकीपर है, सरकार ने टैक्स लगाया शॉपकीपर के ऊपर, जीएसटी में रजिस्टर्ड था कौन? शॉपकीपर। तो ये 100 रुपए उसको पे करने चाहिए थे, लेकिन भाई ने क्या करा, अपने बिल में ऐड करके वो 100 रुपए हमसे ले लिए। ओके, तो जेब से गया हमारी, लेकिन सीधा सरकार को नहीं पहुंचा, इनडायरेक्टली आपके शॉपकीपर के थ्रू वो सरकार को पहुंच रहा है। ओके, और इस केस में जिसके ऊपर टैक्स लिवाइड हुआ, शॉपकीपर के ऊपर, उसने वो बर्डन आपके जो बायर था उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो ये मेन डिफरेंस दोनों में निकल के आता है मेनली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब यही है कि एक केस में बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा, और एक केस में बर्डन आपका शिफ्ट हो रहा है। और बेस्ट एग्जांपल इसके इनकम टैक्स और जीएसटी होते हैं। ओके, हाँ, इसका एक और जो प्रोविजन हम मान सकते हैं वो ये कि जो टैक्स है वो बेसिकली इनकम के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, वेल्थ टैक्स तो अब देखा जाए तो अबॉलिश ही हो गया है, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स आप कह सकते हैं, ठीक है, ये इनकम टैक्स इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ओके, लेकिन जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हम देखते हैं वो यूजुअली गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपनी डेली दिनचर्या या यूटिलिटीज के लिए खरीदते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लिवाइड होता है। ओके, ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, सेम पर्सन, बर्डन इसमें शिफ्ट नहीं हो सकता, जिसके ऊपर लिवाइड हुआ है उसी को पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये आपका सब्सिक्वेंट बायर पर, सामने वाले पर शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो इनकम टैक्स और जीएसटी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको ऑब्वियसली मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। एग्जाम में थ्योरेटिकल मोड पर इसका क्वेश्चन आ सकता है, और मेरे हिसाब से काफी इजी है ये भी इस चैप्टर में, और थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हमें भी और पढ़ेंगे, काफी इजी है, जो आपको हेल्प करेगा थ्योरी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, बहरहाल हम मेजर टॉपिक पर आते हैं, मेन कंटेंट पर आते हैं। दोस्तों, जैसे आप नोट्स, पीडीएफ
ठीक है, लिंक में मिल जाएगी आपको, वहां से प्लीज आप डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, बड़े भयंकर भयंकर से शब्द यहां पर आ रहे हैं। जीएसटी, ये तो खैर चलो सिर्फ इजी हेडिंग होगी। डुअल जीएसटी मॉडल, कई सारे वर्ड्स हमें इंट्रोडक्शन में जीएसटी के रेफरेंस से पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहला काम, सबसे मेजर जो हमारे टास्क है इस चैप्टर में, वो है कि हमें इस पर्टिकुलर जीएसटी की जो वर्किंग है वो प्रॉपरली मालूम होनी चाहिए। अगर आपको वर्किंग मालूम है, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और जो टर्म्स अभी आगे यूज होंगी उसको भी आप आसानी से समझ लोगे। तो आइए वर्किंग शुरू करते हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट, कॉपी अपने साथ लेके बैठेंगे, पेन अपने साथ लेके बैठेंगे, जो पॉइंट्स मैं यहां पे नोट डाउन आपको करा रहा हूं, नोट डाउन करते हुए चलेंगे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। सो सबसे पहला एग्जांपल 1 दोस्तों हम यहां पर लेकर चल रहे हैं। ओके, किस तरह से जीएसटी वर्क करेगा ये आपने देखना है। देखिए, मिस्टर ए ने बी को सोल्ड किया सामान 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, और जीएसटी का रेट 18% है। जीएसटी का रेट 18% है। बी आए होंगे के पास कुछ खरीदने, उन्होंने बोला भाई साहब दीजिए, कितने का जी? 1 लाख का, ठीक है। इस पर जीएसटी कितना? 18%। किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से बिलिंग होगी, किस तरह से टैक्स जमा होगा, समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे कि जो ए है और जो बी है दोस्तों, ये दोनों के दोनों, ये हटेगा नहीं क्या, ये दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, सेम स्टेट हम लेके चलेंगे, चेंज करेंगे इसको आगे चल के भी, ठीक है, सेम स्टेट लेके चलेंगे। जब भी याद रखिएगा, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शंस होती हैं, सामान खरीदा बेचा जाता है दोस्तों, तो उसे हम नाम देते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। उसे हम क्या नाम देंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा, ओके। सप्लाई वर्ड से मतलब क्या है? सप्लाई वर्ड से मतलब होता है सेल, ओके। हालांकि सप्लाई, अगला चैप्टर हमारा सप्लाई का होगा, अगला सेशन हमारा सप्लाई का होगा। सप्लाई वर्ड काफी वास्ट है हमारे जीएसटी में, लेकिन यहां पर आपको फिलहाल अभी समझने के लिए सप्लाई का मतलब याद रखना है कि सामान बेचा गया, सेल हुई है, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि मिस्टर ए यूपी में ही थे, मिस्टर बी जो है वो भी यूपी में ही थे, ओके, और दोनों सेम ही स्टेट में है, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बढ़े दोस्तों, अगर मान लीजिए डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में ट्रेड हो, ठीक है, भाई कोई यूपी का था, ये ए यूपी के थे, जो बी है वो दिल्ली के हैं, ठीक है, जो ए यूपी का था, जो बी है वो मध्य प्रदेश के हैं, जो बी है वो हरियाणा का है, मतलब अलग स्टेट आ रही है, डिफरेंट स्टेट आ रही है। ऐसे केस में इस ट्रांजैक्शन को, इन सेल को बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे इस वाले चैप्टर में, या वैल्यू ऑफ सप्लाई आगे भी आएगा, सबसे पहले तो आपको यही समझना, सबसे पहला टास्क आपका क्वेश्चन में यही होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पर्सन इज ईदर इंट्रा और इंटर। सबसे पहले यह पहचानना है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे पता चलेगा कि हमें टैक्स कैसे लगाना है, बराबर। तो सर हमारे हिसाब से यहां पर जो ट्रांजैक्शन आपने बताई है ये हमारी इंट्रा स्टेट है, ओके ओके जी। तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, ध्यान दीजिए, यहां पर प्राइस या कॉस्ट या कुछ भी कह लीजिए, प्राइस ऑफ द गुड्स मान के चल रहे हैं, वो कितना है? 1 लाख, ओके। अब इसमें हम जीएसटी पे करेंगे, जीएसटी ऐड ऑन करेंगे। बिल अगर आपका 1 लाख रुपए का है तो ऐसा नहीं ना सीधा 1 लाख रुपए लेंगे, पहले जीएसटी इसमें ऐड होगा। जीएसटी कैसे ऐड होगा, ध्यान दीजिए। सर जीएसटी कैसे ऐड होगा? आपने 18% बोला ना, 18% इसका निकाल के इसमें ऐड कर दो। 1 लाख का 18%, 18,000 रुपए आप इसमें ऐड कर दीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी प्रेजेंटेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, और जो वर्ड्स मैं बोलूंगा, जैसे मैंने भी इंटर यहां पे आपको बताया, वो आपने समझा। मैं कई सारी चीजें आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर करूंगा, ये तमाम चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत जरूरी होंगी हमारे पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए।
न्यूमेरिकल का कंटेंट अगर आपने आसानी से समझ लिया, थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पे बिल्कुल बटर वॉक, केक वॉक हो जाएगी, जो आपको बड़ी प्यारी लगेगी। ओके, तो यहां पर आपने बोला सर 18% ऐड कर दीजिए। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर CGST एट द रेट ऑफ 9% और उसमें SGST एट द रेट ऑफ 9%, ब्रैकेट में चाहे तो आप यूपी लिख लीजिएगा, हालांकि नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है। तो 9,000 रुपए हमारे यहां पर आए और अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम बी से इतना अमाउंट कलेक्ट करना होगा, 1,18,000 रुपए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दो, 1 लाख में अगर डायरेक्टली 18% ऐड करके भी अगर आप ऐड करते तो भी ये 118 ही आता। तो हमने ये अलग अलग क्या करा, तो आइए समझिए व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ दिस डिफरेंट टैक्सेशन, CGST और SGST। देखो, ये जो हमारा GST का पैटर्न है, जो GST हमारे कंट्री में लागू है, ये डुअल बेसिस पर होता है। डुअल बेसिस कह लीजिए या डुअल फॉर्मेट कह लीजिए। द वर्ड इज डुअल। सर डुअल मतलब दो, और ये दो क्यों है समझिए। हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारी कंट्री की जो वर्किंग है दोस्तों, वो फेडरल सिस्टम पर बेस्ड है। किस पर? फेडरल सिस्टम पे। सर ये फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यूजुअली जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें फेडरल सिस्टम ही फॉलो होता है। देखो, जैसे मैं बड़े सिंपल शब्द में बता देता हूं, हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अभी के हिसाब से बात करें तो मोदी जी हो गए, एनडीए हो गई, बीजेपी हो गई। एनडीए बेसिकली बीजेपी उसका पार्ट है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी। लेकिन हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ओके भाई, अगर हम बात करें जैसे यूपी की बात करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब बहुत सारे नेशन के जो मसले हैं, डिफेंस की बात करें, फॉरेन पॉलिसीज की बात करें, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी उठाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेट के, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लिया, उनके जो इंटरनल डिसीजंस होते हैं, वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वहां पे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स कैसे निकाली जाएंगी, ट्रांसपोर्ट कैसे डेवलप होगा विद इन द स्टेट, वो डिसीजन आपके सारे के सारे योगी आदित्यनाथ यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जब भी आपका एक ऐसा सिस्टम कंट्री में हो जहां पे ओवरऑल हेड पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन बाद में आपके डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनके भी आपके जो हेड है अपॉइंटेड होते हैं, ऐसे सिस्टम को फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? फेडरल सिस्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर फेडरल सिस्टम है तो भैया गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है उनको भी अपने टास्क पूरा करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, और जो स्टेट में गवर्नमेंट है उनको भी अपने खर्चे पूरे करने के लिए रेवेन्यू चाहिए। तो इसीलिए जो जीएसटी है वो दोनों को कमा कर देगा, वो दोनों को कमा कर देगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। इसीलिए जब ये ट्रांजैक्शन हुई 1 लाख रुपए की और उस पर आपका 18% जीएसटी लगा, तो याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन में जो भी रेट आपको दे रखा होगा वो ज्यादातर केसेस में इंट्रास्टेट की बता रहा हूं, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। आधा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा किसका? स्टेट गवर्नमेंट का। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कि भाई मोदी जी कह रहे हैं मैं 15% ले जाऊंगा, योगी जी मैं आपको 3% दूंगा। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं 12%, आप योगी जी 6% ले लो ना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी यूनिफॉर्मिटी है पूरी कंट्री के अंदर। जो भी जीएसटी का रेट है इंट्रा स्टेट के हिसाब से आधा आधा लग जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमने इसको यहां पर अलग अलग किया। ओके जी, समझ आ गई बात? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया पॉइंट हमें। अब ये तो अभी ट्रांजैक्शन हो गई। अब इसमें हमें नेक्स्ट जो निकालना है दोस्तों वो है लायबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ ए ने सामान बेचा, हाँ जी सर, लाख रुपए लिए, 18,000 रुपए टैक्स के लिए अलग अलग सोर्सेस से। ओके, 118 का बिल बनाया। अब ए को जो बिल है वो कैसे पे करना है, वो अमाउंट पे कैसे करना है, तो आइए ध्यान देंगे। ऐसे केस में आपको एक टेबल बनानी होगी। उसमें क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर्स
यहां आप लिखेंगे सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद लिखेंगे आप एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, योगी जी वाला, और एक टर्म लिखेंगे आईजीएसटी। सर ये आईजीएसटी क्या होता है? दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी मैं अगला एग्जांपल आपको बताऊंगा तब आप समझेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर 9000 और 9000 है, ठीक है। अब आउटपुट वर्ड का मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आउटपुट आप ना जाने कब से पढ़ते आ रहे, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। आउटपुट मतलब जो रिजल्ट आपका है, जो भी आपने प्रोड्यूस करा, जो भी आपने बेचा, बराबर, तो दैट इज आउटपुट टैक्स, ठीक है। जीएसटी आउटपुट टैक्स। तो जो ए है, जब उन्होंने सामान बेचा 1 लाख पर 9000 रुपए इन्होंने सीजीएसटी पे करा, 9000 रुपए एसजीएसटी रिसीव करा, ठीक है। 9000 रुपए सीजीएसटी का रिसीव करा और 9000 रुपए जो है वो आपका एसजीएसटी का रिसीव करा। तो ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि इसको सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन सरकार पर पहुंचाने से पहले इसमें से दोस्तों माइनस करा जाता है इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ओके। इस क्वेश्चन में इसके ब्रैकेट में चाहे तो आप क्रेडिट लिख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इनपुट टैक्स नहीं था, तो फाइनली टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, जो टैक्स पे करना होगा ए को, वो है 9000 रुपए और वो है 9000 रुपए। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमें पता कैसे चलेगा कि ये कब होगा कब नहीं होगा? अभी रुको, बस इसी ट्रांजैक्शन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। गॉट द पॉइंट? बराबर, हाँ जी सर। तो मैं एक बार फटाफट से ओवरव्यू कर दूं। ए ने बी को सामान बेचा 1 लाख रुपए का, 18% जीएसटी का रेट था, तो बी ने ए को लाख रुपए प्लस 18% का जीएसटी पे करा। वो कैसे पे हुआ? 1 लाख में आपने 18% को दोनों में डिवाइड करा, मोदी जी में, योगी जी में, 9,000 रुपए। क्यों हुआ? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल थी, विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या फिर यूनियन टेरिटरी ये सेल होती है, ओके, डन। और इसको डिवाइड करने का रीजन बताया कि मैंने कि इंडिया में फेडरल सिस्टम आपका लागू होता है, जिसकी वजह से ड्यूल कलेक्शन हमें टैक्स की रखनी पड़ती है कि भाई सरकार भी कमाए, सेंट्रल वाली और स्टेट वाली भी, ओके। इसी एग्जाम्पल को दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सो मिटा दूं, इसको तो क्लियर हो गया। पहला एग्जाम्पल तसल्ली से समझना, बड़ी आसानी से आगे बढ़ते हैं। इसी ट्रांजैक्शन को दोस्तों हम आगे बढ़ा रहे हैं। बी ने सामान खरीद लिया था ए से, ओके। फिर बी ने ये सामान विद 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट सी को बेच दिया, ठीक है। यही तो चलता है हमारे हिंदुस्तान में, पीछे से खरीदा, होलसेल में खरीदा, रिटेल में बेचा, अपना मुनाफा कमाया, सारे के सारे खुश, ऐसे ही होता है। इस पर भी जीएसटी का रेट आपका 18% है, ओके। और जो हमारा सी भाई है वो भी यूपी का रहने वाला है। सर सबसे पहली चीज हमें क्लिक करनी है, सबसे पहली जो पॉइंट है वो हमें पहचानना है, वो क्या है कि ये तो हमने क्लियर कर लिया कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो बताओ कौन सी है, बताओ जल्दी से। सर दिस इज इंट्रा, दिस इज वंस अगेन द सेम स्टेट, यूपी में ही है, ओके, डन, बिल्कुल सही, सही आपका आकलन यहां पर। अब आगे जरा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, ओके। कॉस्ट 20% प्रॉफिट, तो बी अपना प्रॉफिट कैसे निकालेगा? सर हम प्रॉफिट जो है कॉस्ट में ऐड करते हैं, यही, ठीक है, ध्यान दीजिए। कॉस्ट प्राइस, सी को, सॉरी माफ कीजिएगा, बी को यह सामान कितने का पड़ा था? बी को यह सामान पड़ा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। सर 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 कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? प्लीज ध्यान से देखिए सर, 1,18,000 उसने पे करा है, उसने 1,18,000 पे करा है, तो उसको 1 लाख रुपए की कैसे पड़ सकता है? वो कॉस्ट कैसे हो सकती है 1 लाख रुपए उसके लिए? ऐसे कैसे आप कर रहे हैं? गलत हो जाएगा ऐसे तो, है नहीं। तो रुको रुको, ध्यान समझो। 1 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी, 9,000 रुपए का तो टैक्स था ना। सरकार ने बोला टैक्स को साइड रख, टैक्स को साइड रख। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, टैक्स कैसे साइड हो जाएगा? वो उसकी जेब से, उस बेचारे की जेब से 18,000 रुपए एक्स्ट्रा गए और आप कह रहे हो उसको कॉस्ट में ऐड मत करो, ठीक है। तो थामो 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 थामो, समझ आएगा। 1 लाख लिखो, फिलहाल अभी 1 लाख लिखो। इस 1 लाख में आप अपना ऐड करिए
अरे 8 तो मतलब साइन तो हो गया ना, प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट है 20%। ठीक है, 20% आपने ऐड करा तो ये हो गया हमारा 20,000 रुपए। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस टू सी 1,20,000। और इस पर अब आप अपना टैक्स ऐड ऑन करिए। अब सर आप कह रहे हो प्रॉफिट, हम तो कह रहे थे 18 पे होना चाहिए, आप करवा रहे हो हमसे 1,00,000 रुपए, हमें लग तो नहीं रहा है ठीक हो रहा है। अरे करो 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 करो, ठीक है। आपने इसमें ऐड करा CGST, आपने इसमें ऐड करा SGST, योगी जी का मोदी जी का, ठीक है। 18% था तो 9% हो गया। ओके ठीक है, चलो सर आप कह रहे हो तो कर देते हैं। तो कितना कितना हुआ, 90 नहीं 10,800, 10,800 इनका हुआ और 10,800 इनका हुआ। और आपने यहां पे अमाउंट पेएबल बाय सी, तो सी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा यहां पे जोड़ देते हैं दोस्तों। पहले मैं 9% निकाल लूं, 9% मैंने सही निकाला ना, 10,800 बराबर, और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 1,41,600 ये प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये वर्किंग डन हो गई। हाँ सर करवा ही रहे हो आप, हम वैसे सहमत तो नहीं थे इस पॉइंट पे कि आपने ये 9,000 रुपए की जो अमाउंट है 9,000 रुपए उसको कॉस्ट में नहीं जोड़ा। तो ध्यान दीजिए जरा, मैं पहले इस जीरो को हटाऊं, ये बड़ी इरिटेट कर रही है, तो इसको हटा देते हैं यहां से। देखो अब ये नहीं दिखेगी, हमने थोड़ी सी ड्राइंग यहां पे कर ली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी ऑफ ए आपने निकाली थी, अब निकालिए लायबिलिटी ऑफ बी। बी को कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। बी ने सामान बेचा ना सी को, तो सी से कलेक्ट करा अपना प्राइस, अपना प्रॉफिट मार्जिन, टैक्स पे GST का, तो सरकार तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगा, आइए ध्यान दीजिए। सेम टेबल हम बनाएंगे किसके लिए, अपने बी भाई के लिए। तो शुरू करो, ये यहां पर आ गया पर्टिकुलर्स, यहां पर CGST, यहां पर SGST, यहां पर IGST का प्रोविजन अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे अपना आउटपुट टैक्स, अपना बोले तो मतलब बी का आउटपुट टैक्स, कि उसने सेल करते टाइम कितना GST कलेक्ट किया। ओके, तो सर ये था 10,800, 10,800। ओके, IGST का प्रोविजन अभी हमने नहीं पढ़ा। इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा इनपुट टैक्स, ठीक है, जिसका हमें क्रेडिट लेना है। यहां पर दोस्तों अगर मैं वापस जाऊं, अगर इस वाले कंटेंट पर मैं वापस जाऊं, तो यहां पर ए के पास कोई क्रेडिट नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन हमने ए से ही शुरू करा था। लेकिन अब यहां पर दोस्तों व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां पर बी ने ये 10,800 रुपए कलेक्ट करे अपनी सेल पर, अपनी सप्लाई पर, अपनी सेल पर, तो ये उसे सरकार को जमा कराने, मोदी जी को, योगी जी को, सेंट्रल को, स्टेट को। ओके, लेकिन अब यहां पर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या रोल होगा, वो रोल ये होगा कि बी ने जब ये सामान खरीदा था उस टाइम पर 9,000 रुपए यानी कि टोटल 18,000 रुपए GST के रूप में ए को पे कर दिए थे। ओके, ये जो 10,800 रुपए लगे हैं ये ओवरऑल अमाउंट पे लगे हैं, ठीक है। 1,00,000 पर भी लगे हैं और ऑब्वियसली 20,000 पर भी लगे हैं, 1,20 पे लगाया ना आपने। तो ये जो GST 10,800 टोटल कलेक्ट करा हुआ है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों के अमाउंट पे है। उसमें से 1,00,000 पर मेरा भाई, मेरा बी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। ओके, ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। तो अगर ये 9,000 रुपए का टैक्स इसमें जोड़कर आप दोबारा पे करवाओगे तो ये डबल बर्डन है, ये कास्केडिंग है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ओके, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ऐसे में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, चीजें महंगी होती हैं। तो इसीलिए सरकार कहती है कि भाई इस ट्रांजैक्शन में ये 9,000 रुपए
यहां पे अभी तूने क्या करा, 10,800 कलेक्ट करा सामान बेच के, लेकिन 9,000 रुपए प्लस 9,000 रुपए तू ऑलरेडी पे कर चुका था, पहले ही पे कर चुका था। प्लीज टेक द क्रेडिट ऑफ दैट, उसे अपनी आउटपुट लायबिलिटी में से माइनस करिए और सिर्फ 1,800 रुपए हमें पे कर दीजिए। ये टैक्स पेबल होगा, ये टैक्स पेबल होगा किसके लिए, आपके बी के लिए, ये टैक्स पेबल होगा बी के लिए। दोस्तों ये 9,000 रुपए जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे ना कि सर नहीं आप 1 लाख क्यों लिख रहे हो, 1,18 लिखो, ये 9,000 रुपए हमने इसीलिए ऐड नहीं करे थे कि भाई इनको पूरा घटाने का आपको मौका मिलता है ना, ये बचाने का पूरा मौका मिलता है ना। कहां 10,800 पे करने पड़ रहे थे, कहां अब सिर्फ 1,800 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो जब आपको इसका ऑलरेडी क्रेडिट मिल रहा है, इसको फायदा मिल रहा है आपको इसका, तो क्यों इसे अपनी कॉस्ट में ऐड कर रहे हो। मैथमेटिकली करके देख लो, अगर आप यहां पर 1,18,000 रुपए लिख लेते, ओके 1,18,000 रुपए लिख लेते, उस पर 20% का प्रॉफिट आप अपना ऐड कर लेते, तो कितना अमाउंट हुआ, 1,44,000, 1,41,000 माफ करिएगा, 1,41,600, और फिर उसके ऊपर जीएसटी लगता, तो सोचो प्राइस कहां तक जाता, तो सोचो प्राइस हमारा कहां तक जाता बढ़कर। तो क्योंकि यू आर ऑलरेडी रिसीविंग द क्रेडिट ऑफ इनपुट, ये प्रोविजन है सरकार की तरफ से है, तो इसे कॉस्ट में मत जोड़िए, चीजों को सस्ती रहने दीजिए, इन्फ्लेशन पे आपका कंट्रोल होगा। और ये सबसे मेन टास्क था जीएसटी का, जो पुराने वाले हमारे पैटर्न थे, एक्साइज था, वैट था, उसमें ये इस तरीके से ऐड होकर ही चलता था। अकॉर्डिंगली चीजें महंगी हुआ करती थी, उस चीज को रोकने के लिए ये जो सिस्टम है, ये जो पैटर्न है, वो जीएसटी में लागू किया गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां पर ये प्रोविजन हमें आसानी से समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हुई, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ओके नाउ अब इसी एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन को करते हैं इसमें, और फिर अपना वापस हम कंटेंट पे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल कंटेंट हमारा पूरा हुआ, अच्छे तरीके से समझ आया। इस वाले एग्जांपल में क्या समस्या थी सर, यूपी सब यूपी वाले थे भैया, ठीक है, सारे के सारे यूपी वाले थे यहाँ पे, और हर ये भी इंट्रा सेल थी, ये भी इंट्रा सेल थी। ओके सर, आप विद इन द स्टेट ही सप्लाई करवा रहे थे, सेल करवा रहे थे, चलो इसी की चेन को आगे ले जाते हैं, इसी की चेन को आगे ले जाते हैं। ठीक है, मानता हूं कि भाई मेरे पास बोर्ड है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, आपके लिए नहीं हो रही, तो स्पेस छोड़ लेना, बाद में प्रॉपरली जब सेल्फ प्रैक्टिस करो एक बारी, तब उसको दोबारा से नोट डाउन कर लेना चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ने इस बार सामान बेचा डी को, सी ने इस बार डी को सामान बेचा, इसने ऐड करा अपना 40% मार्जिन, बढ़िया अच्छा खासा, ओके, और जीएसटी का रेट हम वही 18% मान लेते हैं। 12 भी मतलब वो तो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि याद करना पड़े किसका कितना जीएसटी रेट है। जो डी है, डी रहता है भाई दिल्ली में, डी कहां रहता है, दिल्ली में रहता है। ओके, तो सर आपने बोला था कि सबसे पहले हमें यही पहचानना है कि जिन दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वो कहां कहां है, सेम है तो इंट्रा है, लेकिन इस वाले केस में ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर, दिस इज इंटर स्टेट, दिस इज इंटर स्टेट। ओके बराबर। नाउ लेट्स गो हेड, अब कंप्यूटेशन आगे शुरू करते हैं। सर बिल कैसे बनेगा और लायबिलिटी कैसे निकलेगी, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पे शुरू करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड वटएवर। सी को ये सामान कितने का पड़ा था, तो ये नहीं लेना सर, टैक्स नहीं लेना, ये 1,20,000, 1,20,000, ठीक है सर। सी ने अपनी जेब से 1,41,600 पे करे थे लेकिन मैंने बोला कि जो जीएसटी है उसको जरा साइड कर दो, ऊपर वाला प्राइस पकड़ो 120, ठीक है, क्यों, क्रेडिट मिल जाएगा, फायदा मिल रहा है ना, तो कॉस्ट में क्यों ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्यों आपके बायर के ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो, चलो ऐड करो प्रॉफिट।
प्रॉफिट आपने ऐड करा 48,000, ठीक है, दोनों को ऐड करा आपने 168, ठीक है। दिस इज सेलिंग प्राइस फॉर डी, ओके। अब ऐड करेंगे जीएसटी, अब ऐड कर दीजिए, प्लस सीजीएसटी सर 9% और एसजीएसटी प्लस ही होगा ये भी, एसजीएसटी 9%। ओ सॉरी, सही कर रहा हूं मैं? नहीं सर, सही नहीं कर रहे, काटो इसको सर, सही तो कर रहे थे, सीजीएसटी ये तो लिखते आए हैं, ओके। अभी नोट मत करना, अगर पहले हालांकि कर लिया होगा नोट मत करना। आपने इसमें ऐड करा सीजीएसटी 9%, है ना सर? ये मोदी जी ले जाएंगे, ये मोदी जी ले जाएंगे। एसजीएसटी 9%, ये कौन ले जाएगा? ये हमारे आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ले जाएंगे, या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जो है वो ले जाएंगे। ये किसको मिलेगा? होगी लड़ाई शुरू, होगी। इंटर है ना, इंटर में मतलब 2 स्टेट कनेक्ट होगी, तो मोदी जी सेफ हैं, कह रहे भैया मेरे को तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है 9%। ये जो 9% है, ये जो 9% है, जो एसजीएसटी है, ये किसका होगा? ये किसका होगा? ये आपका क्या नाम है, योगी जी का रहेगा, मतलब यूपी का रहेगा या दिल्ली का रहेगा? इस पर क्या क्लैरिटी है? तो झगड़े शुरू हो गए, हमारा तुम्हारा नहीं, हमारा तुम्हारा हमारा, है ना। तो इसी के लिए जो अगला प्रावधान है इंपॉर्टेंट है, वो एक योगी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि भाई तुम दोनों साइड हो जाओ, दिल्ली भी साइड हो जाए, यूपी भी साइड हो जाए। हम इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी का बंटवारा ही नहीं करेंगे, हम इस पे हम सीधा लगाएंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड। और दोस्तों बेसिकली ये एक बारी में, इसका कोई विभाजन नहीं होता, जो 18% का रेट है सीधा का सीधा लगेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। मैं आपको बताऊं सर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फायदा उठा गई कह लो, इतना समझने के लिए, बट ऐसा नहीं होता। जब ये आईजीएसटी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो फिर ये पैसा स्टेट्स को रिलीज करा जाता है उनकी टैक्स कलेक्शन के बिहाफ पे, ठीक है। यूजुअली देखा जाए तो दिल्ली को जाता है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी में जो हम कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, बट आपको उस पचड़े में नहीं पढ़ना है सर, कैसे रिलीज होता है, क्या तरीका होता है। द पॉइंट इज कि अगर कभी भी इंटर स्टेट, डिफरेंट स्टेट सप्लाई हो, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, और ये पूरा का पूरा एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। तो आपने यहां पर 168 इंटू 18 करा तो 30,000 दोस्तों, 30,240 हमारा आ रहा है, और अमाउंट टू बी पेड बाय डी, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड करता हूं 168 तो 198 240, ये अमाउंट पे होगा, डी को पे करना पड़ेगा भाई को। क्लियर जी? आगे बात समझ में? हाँ जी सर, क्लियर है, डन। अब आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी निकालो सर। लायबिलिटी ऑफ डी, नहीं डी नहीं, सी, ऑफ सी। वही 3 चीजें पर्टिकुलर्स के बाद, पर्टिकुलर्स आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ओके बराबर। यहां पर नीचे आपने लिखा आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स मतलब जब सी ने सामान बेचा तो उसने क्या टैक्स कलेक्ट करा अपने आउटपुट के ऊपर, तो सर इसमें तो सीजीएसटी और एसजीएसटी था ही नहीं, ओके। यहां पर तो कौन था हमारा, यस, अगर देखा जाए सीधा सीधा तो आईजीएसटी था 18%, 30,240, ठीक है। बात आई क्रेडिट लेने की, बात आई यहां पर इनपुट टैक्स की, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट
10,800 10,800 इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, आगे कवर कर रहा है, माइनस ITC 10,800 10,800 ये कहानी थी एक्चुअल में देखा जाए तो, है ना। अगर मैं सी की बात करूं, इस भाई ने IGST तो कलेक्ट करा है सरकार को देने के लिए, लेकिन सामान खरीदते टाइम जो इसने पे करा था वो CGST और SGST के रूप में था। तो सर अब क्या करेंगे हम? IGST के नीचे तो कुछ घटाने के लिए है ही नहीं, तो क्या करा जाए? ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या ये चीजें यहां पे पूरी हो पाएंगी, एडजस्ट हो पाएंगी? तो ध्यान दो, सरकार कहती है चिंता वाली बात नहीं है। आपके मन में है क्या शंका आएगी, क्या मन में आएगा कि सर सी के 10,800 10,800 पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन जो IGST है उसमें घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या सी को अब सारे के सारे 30,240 पे करने पड़ेंगे? बेचारे ने पहले 10,800 तो पे करे ही करे, क्या पूरे के पूरे 30,240 भी पे करने पड़ेंगे? नहीं। सरकार ने बोला चिंता वाली बात नहीं है, ये अमाउंट आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो, ये अमाउंट आप यहां से भी एडजस्ट कर पड़ सकते हो। सरकार का कहना है कि अगर आपके पास CGST और SGST क्रेडिट लेने के लिए बचे हुए हैं ना, तो कृपया करके निराश मत होइए कि आपको सारा का सारा IGST पे करना पड़ेगा। आप यहां से CGST को IGST में क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हो, SGST को IGST में एडजस्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह हुई, सीधा सीधा माइनस ना होकर यहां पर चला गया, और इसमें 10,240 माइनस 10,800 माइनस 10,800, तो यहां पर मात्र 8640 दोस्तों, ये लायबिलिटी होगी सी की, ये लायबिलिटी होगी सी की। बराबर बराबर, आगे बात समझ में। इसका एडजस्ट करने का एक रूल और होता है, अभी चैप्टर में टेबल हम बनाएंगे तब उसको करेंगे, बट मेरी फिलहाल आप लोगों से यहां पर एक विनती, एक पॉइंट, कि अगर आपको यहां पर कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर हो रहा है तो कृपया करके बताएं, कृपया करके बताएं। दैट्स ऑल। इन 3 ट्रांजैक्शन में आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा लॉजिक पूरा हो जाएगा। हमने क्या क्या चीजें सीखी, जरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इन पॉइंट्स में। सर, अगर सेल सप्लाई विद इन द स्टेट हो, यूपी का यूपी में, दिल्ली का दिल्ली में, हरियाणा का हरियाणा में, उसे इंट्रा स्टेट कहते हैं, और उस पे CGST और SGST अलग अलग लगते हैं। ओके, अगर दूसरे स्टेट में चले जाएं तो हम उस केस में इंटर स्टेट का नाम यूज करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का नाम यूज करते हैं, और उसमें CGST और SGST सेपरेटली नहीं लगते, सेपरेटली नहीं लगते, उसमें एक साथ ही IGST अप्लाई होता है। ओके, ये मेन चीज हमें मालूम होनी चाहिए। आपका SGST CGST दोनों अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि सर डुअल टैक्स कलेक्शन हमारी कंट्री में इस्तेमाल होता है GST में, फेडरल सिस्टम की वजह से। ओके, बराबर। एक चीज समझिए सर, अगर मान लो जैसे मैंने बोला दिल्ली का सामान दिल्ली में ही बिका, दिल्ली का सामान दिल्ली में ही बिका, तो सर ये तो इंटर स्टेट हो गई, ये तो इंटर स्टेट हो गई, तो इंटर स्टेट हो गई तो मतलब आप CGST और SGST लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे, ठीक है ना, बराबर। अगर दिल्ली से हरियाणा में बिका तो सर ये इंट्रा थी, ये इंटर है, इसमें सिर्फ IGST लगेगा, इसमें सिर्फ IGST लगेगा फुल रेट के साथ। ओके, अगर दोस्तों मान लो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में बिकी, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में बिकी, तो सर इस केस में क्या होगा? सर ये भी इंट्रा ही है, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ आपने बोला, दिस इज ऑल्सो इंट्रा स्टेट, तो इसमें हम लगाएंगे CGST और SGST, नहीं UTGST, यूनियन टेरिटरी GST, यूनियन टेरिटरी GST, इसमें ये लागू होगा। तो कहने का मतलब सर हमें कब पता चलेगा कि कब स्टेट है और कब आपका यूनियन टेरिटरी? तो चिंता वाली बात नहीं है, वो भी एक टेबल हम याद करेंगे, आसानी से याद होगा, ठीक है, बट होगा डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से, तरीका वही है, फर्क इतना है कि स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी लिख दिया। ओके, सो दोस्तों यहां पर हमने जितना भी समय लगभग बिताया, अभी यहां पे पर्पस आप लोगों का
जीएसटी की कंप्यूटेशन से फ्रेंडली कराने का था, और उम्मीद करता हूं फ्रेंडली हो गए होंगे। नहीं हुए तो डाउट वगैरह जो भी है बताओ, लिखो। प्रीमियर क्लास है, रहेगी, दोबारा भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो जीएसटी हमारी कंट्री में, हमारे दायरे में कैसे आया? 1 जुलाई 2024 को, मालूम होना चाहिए आपको, ये लॉन्च डेट थी जब हमारी कंट्री में जीएसटी लागू हो गया। ओके, और ये हमारे संविधान की 101वीं अमेंडमेंट थी, संशोधन जो हुआ हमारे एक्ट में वो आपका 101वां था। तो एमसीक्यू इसका आ सकता है, हालांकि अब 101 नंबर बहुत पुराना हो गया, कई बारी डिस्कशन में आता है, तो चांसेस लो हैं, बट ठीक है, हम कर सकते हैं। और जीएसटी क्यों आया? क्योंकि हमारे पिछले जो टैक्स सिस्टम था हमारा, एक्साइज का, आपका वैट का जो गुड्स पर लगता था, उसमें बहुत सारे फ्लॉस थे, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने जीएसटी को लागू करा। तो जीएसटी के जो अलग नाम है, देखो, जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। अब कंप्यूटेशन अगर आपको क्लियर है ना, जो कंप्यूटेशन दिमाग में रखो, जितने भी न्यूमेरिकल हमने करे, केसेस करे, मतलब न्यूमेरिकल तो देखा जाए एक ही करा, जो भी करे उससे आपको सब कुछ क्लियर होगा। इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स कैसे? आपने क्या करा था, 1 लाख में जब उसका प्रॉफिट ऐड हुआ था, है ना, तो इस पूरे के ऊपर जीएसटी लगाया था, इस पूरे के ऊपर आपने जीएसटी लगाया था। फिर जब सी ने अपना प्रॉफिट ऐड करा था बाद में, तो आपने फिर उसके टोटल अमाउंट पर जीएसटी लगाया था। ओके, तो इट इज जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगा, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगा, वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। ओके, आपने इस जीएसटी में, इस जीएसटी का क्रेडिट दे दिया था कि भाई तूने पिछला जो माइनस करा है, ओ सॉरी पे करा है, उसे माइनस कर ले। तो कायदे से देखा जाए तो एडिशन पर ही टैक्स बढ़ा, एडिशन पर ही टैक्स बढ़ा। पहली ट्रांजैक्शन पर अगर आप देखो तो अच्छा खासा अमाउंट था जीएसटी का, 9,000 रुपए, है ना, लेकिन दूसरी में कितना पे हुआ? सिर्फ 1800। क्यों? क्योंकि पहले वाले का क्रेडिट मिल गया। तो जितनी वैल्यू ऐड होगी प्रोडक्ट में, जितनी वैल्यू ऐड होगी उतना ही टैक्स बनेगा। दैट इज वैल्यू एडिशन टैक्स। अगर अब सोचो इस एग्जांपल में, अगर बी सामान खरीदने के बाद कुछ प्रॉफिट ऐड नहीं करता और 1 लाख का खरीद 1 लाख में बेच देता, तो देखो उसे कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि उसने वैल्यू एडिशन ही नहीं करा। वैल्यू एडिशन नहीं करा, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फर्दर एडिशनल टैक्स कैसे लगेगा? ओके, दैट इज वैल्यू एडिशन टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मुझे ये बताओ आपने इंटर स्टेट सप्लाई होगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, ये कैसे पहचाना? जरा मुझे बताओ। सर, डेस्टिनेशंस चेक करके। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो उसको हमने इंटर नाम दिया और फैसला लिया कि आईजीएसटी लगेगा। अगर विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी हुई है तो उसको हमने इंट्रा नाम दिया, जिस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ठीक है, उस हिसाब से लगा। तो डेस्टिनेशन तय करता है कि कब आपका जो टैक्स है वो लागू होगा। बी ने सामान बनाया, बी के पास पड़ा हुआ है, बिक ही नहीं रहा, सरकार कह रही हम नहीं परेशान कर रहे, आपको बनाए रखो। पहले क्या होता था, एक्साइज प्रोडक्शन कर लिया ना तो भी टैक्स देना पड़ता था, बिके ना बिके बात की बात है, पुराने वाले का सबसे बड़ा फ्लॉ। लेकिन यहां पर क्या है, भाई तो बना ले, नहीं बिक रहा कोई बात नहीं, जब बिकेगा तब हम टैक्स फाइनलाइज करेंगे। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, यस कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। बी ने सामान खरीदा था ए से, एग्जांपल दिमाग में रखो, बी ने ए से सामान खरीदा था, बेचारे ने टैक्स पे करा था जीएसटी ऊपर से, तो जैसे ही उसने आगे सी को सामान बेचा, उसे आईटीसी इनपुट टैक्स घटाने का मौका मिल गया, ठीक है, क्रेडिट का फायदा मिला। चलो जी, सी पर हम पहुंचे। सी ने जो सामान खरीदा था बी से, भाई ने भी जीएसटी पे करा था, तो ऐसे ही जब वो डी को सामान बेचेगा उसे भी क्रेडिट मिल जाएगा, उसे भी सामान घटाने का मौका मिलेगा। आई बात समझ में? तो इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मिलता रहेगा, कभी रुकावट नहीं होगी। पुराने वाले में भी ये फ्लॉ था, पुराने वाले में भी फ्लॉ था, ये
कई बार स्टेट डिसीजन ले लेती थी कि अगर कोई मध्य प्रदेश से सामान यहां ला रहा उसको क्रेडिट हम नहीं देंगे। अधिकार होता था स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिविजुअल डिसीजन लेने का, अपनी तरफ से वेट एड ऑन कर देने का। तो वो बड़ी दिक्कत है। आज आप देखो, आज भी देखो, आज के टाइम पे आप अगर पेट्रोल का प्राइस देखो स्टेट्स में, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, अगर आप आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर दूसरी स्टेट पास है, तो आपको दोनों स्टेट के पेट्रोल के प्राइस में डिफरेंस मिलेगा यूजुअली, कि 1 रुपया वहां महंगा है या सस्ता है। जो लिकर है, जो शराब है, ठीक है, आपको इसके लिए प्रॉपर सर्वे करने जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछ लीजिएगा ऐसी कि नहीं हम दुकान पे पहुंच गए प्राइस पूछने, कोई नहीं, आप घर बैठो ऐसी किसी से पूछ लेना। जो लिकर का प्राइस है वो अलग अलग मिलता है। क्यों? ये आज भी एक्साइज और वैट के दायरे में है, इनको जीएसटी के दायरे में भी नहीं लाया गया है। तो ये इस रीजन की वजह से है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगा रही है, यहां की स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगा रही है, तो उसकी वजह से प्राइस डिफर होते थे, ठीक है, चीजों में प्रॉब्लम आती थी। जीएसटी ने प्रॉब्लम दूर कर दी, जीएसटी ने ये प्रॉब्लम दूर कर दी कि भाई ऐसा है, क्रेडिट मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई मना नहीं कर सकता, और एक यूनिफॉर्म रेट, हाँ ये नीचे अगला वाला पॉइंट था, यूनिफॉर्म रेट जो है वो पूरे इंडिया में रहेंगे, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी में कवर है। ये सबसे बड़ा फायदा था। एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट, आपने अपने न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करी। व्हाट एलिमिनेट, कास्केडिंग को खत्म कर दिया। व्हाट वाज द कास्केडिंग? मैंने मना किया था ना कि जो जीएसटी कलेक्ट करा है उसे कॉस्ट में ऐड मत करो। जब उस टैक्स का जो आपने खरीदते टाइम पे करा, आपको सेल के टाइम पर क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसे कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहे हो? कॉस्ट में ऐड करोगे कॉस्ट बढ़ेगी, टैक्स ज्यादा निकल के आएगा, फाइनल प्राइस ज्यादा होगा। तो ये जो वर्किंग आपने सीखी है ये कास्केडिंग से परे है, इसमें कास्केडिंग नहीं होती, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, खामखा प्राइस बढ़ना, अरे भाई जो लागत है उसकी, उसको उस पर टैक्स लगाओ ना, जो प्रॉफिट ऐड हुआ उस पर लगाओ ना, आप टैक्स को कॉस्ट में क्यों जोड़ के चल रहे हो? ओके, सो दीज आर फ्यू फीचर्स। यस ऑब्वियसली ये तो खैर नॉर्मल सी चीज है। फाइनल बर्डन आखिरकार आता किसके ऊपर है? हमारे बायर के ऊपर ही आता है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ आर जीएसटी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पैटर्न आपको बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। अगर आप पीडीएफ देखोगे तो मैंने इसके नीचे काफी अगर एक अच्छा स्क्रीनशॉट भी डाला है। चलिए ये तो खैर न्यूमेरिकल एक और प्रैक्टिस के लिए दे रखा है मैंने आपके लिए। जैसे ये जर्नी है, देखो ये आपका पूरा का पूरा। तो जब भी जीएसटी आपका, मतलब नॉट जीएसटी ओनली, कोई भी अगर हमारा लॉ बनता है, एक्ट सामने आता है, तो एक लंबी चौड़ी जर्नी उसको तय करनी पड़ती है। इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगी, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगी बिल को लेकर, फिर वो बिल बनेगा। तो ये एक चार्ट मैंने आपका यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर थ्योरेटिकल कंटेंट हमारे बुक्स में दोस्तों है, बट मैं इस पर आप लोगों को सलाह देता हूं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार जस्ट एक आइडिया ले लीजिए, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो चीजें हैं, जो डिसीजन है वो कैसे होती हैं। तो 3 लिस्ट है बेसिकली, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो चीजें हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। इसमें हमारी कंट्री के यूजुअली जो डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसीज हैं, इनको लेकर मैं बात करूं, अगर एग्जांपल दूं तो ऐसे डिसीजंस जो होते हैं। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का अपना लेजिस्लेशन होता है कि वो डिसीजन लेंगे अपनी स्टेट के बारे में। फेडरल सिस्टम जो मैंने बोला, मैंने इसमें वर्ड यूज करा वो नहीं, शायद नहीं करा हुआ है, फेडरल सिस्टम बेसिकली उसे कहते हैं। और लिस्ट 3, ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलजुल कर आपस में डिसीजन लेते हैं। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज लिखी हुई हैं, कहां पर कौन डिसीजन लेगा। तो लिस्ट 1 में एंट्री 82 इनकम टैक्स के बारे में बताती है, 83 कस्टम ड्यूटीज के बारे में बताती है, 84 जो अल्कोहल है आपका, अगर हम बात करें टबैको को लेकर बताती है। इसमें अल्कोहलिक और जो ओपीएम अफीम वगैरह होती है वो सब इसमें नहीं आते, वो उनके पास चले जाते हैं, स्टेट के पास चले जाते हैं। तो यू जस्ट हैव टू ओवरव्यू दिस पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं जरा इस पॉइंट पर आ रहा हूं, सीजीएसटी, आईजीएसटी, ये मैं आपको सारे बता चुका हूं। लेट्स कम टू दिस पॉइंट, ये वाला जरूरी है, एमसीक्यूज इसमें से डेफिनेटली बन सकता है। ओके, बाकी थ्योरी ऊपर की रीड करिएगा। अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया, मैंने आपको लिकर का एग्जांपल दिया। सर कौन से गुड्स जीएसटी के दायरे में है, कौन से गुड्स जीएसटी के दायरे में नहीं है, जरा उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, मालूम होना चाहिए।
हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो ध्यान दो, सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लागू होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, टिक मार्क वगैरह बाद में लगाना भी नोट मत करना, ध्यान से सुनो। सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लागू होता है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन, कुल मिला के शराब। ठीक है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब एल्कोहल जो है वो तो हमारे जो फिनाइल वगैरह होते हैं उसमें भी, दवाइयां वगैरह जो होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन वो सब जीएसटी के दायरे के अंदर हैं। जो लिकर है, शराब, सीधी सी बात अगर मैं कहूं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है और ना ही आएगी, उसे बाहर रखा हुआ है। इंडिया में हम जानते हैं लिकर मार्केट बहुत बड़ी है, हर स्टेट को अपना बहुत बड़ा रेवेन्यू इसमें होता है, तो बोला गया भाई अपनी अपनी पिलाओ और अपनी अपनी कमाओ। ठीक है, अभी किसी स्टेट को, जैसे बिहार की बात करें, उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है कि भाई लिकर नहीं बिकेगी, तो देयर इंडिविजुअल डिसीजन, तो ये अपने पास रखो, शराब अपनी अपने पास है स्टेट के पास, और इसे जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं लाया जाएगा। रीजन साफ ये है कि भाई हर स्टेट का अपना अच्छा खासा रेवेन्यू है उनसे, तो उनको निपटने दिया जाए। ठीक है, बाकी सारे के सारे जीएसटी के दायरे के अंदर हैं। सर पेट्रोल भी, हाँ पेट्रोल भी, लेकिन पेट्रोलियम, हाई स्पीड, डीजल, मोटर स्पिरिट वगैरह ये सब 5 नंबर तक, ये 5 नंबर तक, ये आज भी एक्साइज ड्यूटी और वैट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पेट्रोलियम जो है, डीजल जो है, हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो गैसोलीन बेसिकली यूज होता है प्लेन वगैरह में, गैसोलीन ही कहते हैं शायद, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है, ये सब जीएसटी में है, लेकिन इन पर जीएसटी तब लागू होगा जब आगे कोई डेट बताई जाएगी कि भाई आज से जीएसटी लागू है इनके ऊपर। ठीक है, ये जीएसटी में है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस पे कभी लगेगा ही नहीं जीएसटी, जिस डेट पर लगेगा तब बता देंगे। एक्साइज और वैट के हिसाब से ही ये चलेंगे। रीजन इसका साफ है, जिस दिन ये चीजें, पेट्रोल की बात कर लेते हैं सीधी सीधी, जिस दिन पेट्रोल जीएसटी के दायरे के अंदर आ गया, 100 रुपए का पेट्रोल आज मिलता है ऑन एन एवरेज, अगर मैं प्राइस देखूं, जीएसटी लगने की वजह से इसका प्राइस 40-50 रुपए रह जाएगा। ये एज एन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल थॉट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, बट कंट्री के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एकदम से रैपिड फॉल हुआ पेट्रोल में, हम दोबारा से एक रैपिड राइज इन व्हीकल्स डिमांड देखेंगे, कंजम्पशन देखेंगे, दैट इज नॉट एज मच बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। प्लस आज के टाइम पे गवर्नमेंट को पता है कि नेसेसिटी गुड है पेट्रोल आज के टाइम पे, डीजल पेट्रोल मतलब फ्यूल, तो अच्छा खासा रेवेन्यू होता है, तो वो रेवेन्यू भी उनका बहुत बड़ी मात्रा में लूज होगा। ये दो चीजें अगर मैं देखूं, अल्कोहल और ये पेट्रोलियम, ऑलमोस्ट इन्होंने हर घर में जगह बना रखी है देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे जज नहीं करेंगे हम कि उसको किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट हर घर में जगह बना रखी है। तो ऑलमोस्ट हर घर में जगह बनाने का मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा रेवेन्यू है। तो इसीलिए ये दोनों जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। जीएसटी के दायरे से ये बाहर है, ये जीएसटी के दायरे में है, लेकिन अभी तक इस पे जीएसटी लागू नहीं हुआ है। ओके, नाउ टोबैको की बात करते हैं। इस पे दोस्तों जीएसटी लगता है, लेकिन इस पे आज भी जो हमारी सेंट्रल है वो अपनी एक्साइज लगाती है टोबैको पे के ऊपर। ठीक है, टोबैको की खेती कोई भी नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक परमिशन शायद इसके लिए चाहिए होती है। इसमें भी, नेक्स्ट वाले में भी, एक सेकेंड, मैंने लिखा नहीं, मैं एक और पॉइंट इसमें लिखाऊंगा। फिलहाल टोबैको समझिए, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगता है, पहले बता दूं, लेकिन इस पे सिर्फ जीएसटी नहीं, सेंट्रल अपने एक्साइज एंड वैट का प्रोविजन लागू करती है कि भाई जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा हम एडिशनल टैक्स इसके ऊपर और लगाएंगे। थोड़ा हार्मफुल आप कह लीजिए, नोबल गुड नहीं है तो उसको महंगा बनाए रखने के लिए, हालांकि फर्क क्या पड़ता है, उसको महंगा बनाए रखने के लिए सरकार टैक्स उसके ऊपर और एडिशनल टैक्स लगाती है। सिगरेट वगैरह हैं, बीड़ी होती हैं, वो कुछ आजकल है ना, वो बहुत सारे गुटखा वगैरह भी होते हैं, तो इनका प्राइस बढ़ाए रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए सरकार इस पे टैक्स लगाती है। ऐसे ही दोस्तों एक और चीज होती है ओपीएम, हैम्प, अफीम, गांजा। ठीक है, अब अफीम, अगर आपने मिर्जापुर देखी होगी तो मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में अफीम की लड़ाई देखी गई है। तो गवर्नमेंट परमिशन के हिसाब से अफीम का उत्पादन होता है, ओपीएम का उत्पादन होता है, राजस्थान में भी होता है, महाराष्ट्र में आई एम नॉट श्योर, ठीक है, व्हाटएवर, बट द थिंग इज के ये भी अगेन इट्स नॉट अ नोबल गुड, इस पे जीएसटी लगता है, लेकिन इसमें स्टेट जो है
वो अपना एक्साइज भी लगाती है, इसमें स्टेट अपना एक्साइज भी लगाती है। ओके, सो द पॉइंट इज, द क्रक्स इज टू द 4 पॉइंट्स। एल्कोहलिक लिकर नो जीएसटी, नेवर इन जीएसटी। बाकी फ्यूल की अगर हम बात करें, जीएसटी में है, लेकिन अभी भी एक्साइज वैट लगता है, जब से जो डेट आएगी आगे उस पर, उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। फोर्थ, टोबैको प्लस सेंट्रल एक्साइज, टोबैको जीएसटी प्लस सेंट्रल एक्साइज। और अगर हम बात करें ओपीएम, हैम्प, गांजा वगैरह की, तो जीएसटी बट स्टेट, एक सेंट्रल के पास है, एक स्टेट के पास है। ओके, मिर्जापुर से याद रख लेना ओपीएम, अगर आपने नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ठीक है। कहां लागू होता है जीएसटी? सर पूरे इंडिया में लागू होगा। अबे ये क्या हुआ, ये रे, हाँ अब ठीक, मैं कहा भाई नोट्स कहां गायब हो गए हमारे बीच प्यारे। तो इट्स वेरी इजी, एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी सर इंडिया में लागू होता है, दैट्स इट, बात खत्म। इंडिया में लागू होगा, कहां कहां? अपने टेरिटरी में, टेरिटोरियल वाटर्स में, एयर स्पेस हमारे ऊपर जो होती है उस सब में आपका लागू होता है, ठीक है। अब डुअल जीएसटी मॉडल, अब मैंने बोला ना, अगर आपने न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया, अब आगे आपकी बहुत सारी हेडिंग्स बहुत इजी हो जाएंगी। डुअल जीएसटी मॉडल, सर सेम आपने बोला फेडरल सिस्टम की वजह से, यहां हमारी कंट्री में 2 गवर्नमेंट होती हैं, एक सेंट्रल भी होती है और एक स्टेट भी होती है, अगर देखा जाए तो एक इंडिविजुअल के नजरिए से। तो एसजीएसटी, अरे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट, आपका स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, ये सेंट्रल करेगी। इंटीग्रेटेड आपका ऑब्वियसली कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस इज क्लियर सर, ये दोनों इंट्रा, दीज आर इंट्रा, दिस इज इंटर, है ना, ये हमें याद रहेगा बराबर। अब हाँ, अभी छोटी सी डिस्कशन दोस्तों हम कर रहे थे, मैं आपको इसका थोड़ा लॉजिक बता देता हूं। सर हम स्टेट किसको कहेंगे और हम यूनियन टेरिटरी किसको कहेंगे, ये भी एक मसला है हमारे सामने, कब पहचानेंगे? कोई क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू पे जा सकता है कि सर यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, स्टेट कौन कौन सी है। अब अगर हम अपनी ज्योग्राफी की, नहीं ज्योग्राफी नहीं, मतलब ज्योग्राफी बोल लो या पॉलिटिकल साइंस बोल लो, जनरल नॉलेज बोल लो, सर हमारे हिसाब से तो अंडमान निकोबार और आपका जो दिल्ली है, जो पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, ये सभी के सभी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, पॉलिटिकली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपका क्या नाम है, दिल्ली है, जैसे दिल्ली की मैं बात करता हूं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं और आपका पौंडीचेरी की बात करता हूं, ये दोस्तों पौंडीचेरी भी आता है इसमें, हाँ ये भी पौंडीचेरी है, ये स्टेट क्वालिफाई होती हैं, इनको स्टेट बोला गया है। पॉलिटिकली ये यूनियन टेरिटरी है, बट वैसे देखा जाए तो आपका ये स्टेट मानी जाएंगी। क्यों मानी जाएंगी, इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज, वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज जहां पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, उन्हें स्टेट बोला गया है, ठीक है। लीगल लैंग्वेज की बात करूं, लीगल लैंग्वेज की मैं बात करूं, ठीक है, नई पॉइंट है, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, होना चाहिए था, क्यों नहीं है। ओके, लीगल लैंग्वेज की बात करूं, जिन पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज में अपने लेजिस्लेशन है या लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटर में डिफिकल्ट हो गया ना, इसलिए मैंने चीफ मिनिस्टर बोला था, वो सारी की सारी स्टेट मानी जाएंगी। एमएलए जहां पे अपॉइंट होते हैं, आप में से अगर कोई चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं होते होंगे। आप में से अगर कोई यहां पे लद्दाख से है, लद्दाख में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन नहीं होते, अंडमान निकोबार में नहीं होते, सिर्फ कहां होते हैं, दिल्ली में, पौंडीचेरी या पुडुचेरी में, ठीक है, और जे.एंड.के में। जे.एंड.के और लद्दाख को अलग अलग करा गया 370 में, तो लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है पॉलिटिकली दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, जे.एंड.के भी और आपका लद्दाख भी, बट जीएसटी के नजरिए में, क्योंकि जे.एंड.के में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, भी रिसेंटली हुए थे, तो एज पर जीएसटी ये आपका स्टेट क्वालिफाई हो गया। तो 3 पॉइंट ये याद रख लो, 3 पॉइंट बस याद रख लो, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जे.एंड.के बराबर। बाकी अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़
यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप सर यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और बताओ दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली यूनियन टेरिटरी। पहले दोनों अलग अलग थी, दोनों का लेजिस्लेशन अलग अलग होता था, दोनों की कंप्लायंस अलग अलग होता था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इनको मिला दिया गया है। इनको बोला कि ये एक ही मानो, ये छोटा छोटा एरिया है, इसको एक ही मानेंगे, दैट इज वन यूनियन टेरिटरी, इन सबकी बिलिंग एक ही होगी। ओके, अब क्लियर हुआ। तो यूटीजीएसटी कहां लिखना है वो हमें पता चला, और कौन सी पॉलिटिकली यूनियन टेरिटरीज जो हैं हमारी, उसमें से कौन सी हमारी स्टेट है वो हमने ये लिस्ट देखी। बराबर, ओके डन। ये विदाउट लेजिस्लेशन की लिस्ट आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, बहुत सारे रीजंस इसमें आप कह सकते हैं। थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और मैंने फिर बोला वर्किंग अगर आपने कर ली होगी तो अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पुराने टेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे काफी सारे, ये क्वेश्चन ना पुराना हो गया, अगर ये जैसे नया नया सिलेबस होता ना, पहले स्टार्टिंग में 2018, 19, 20 के आसपास जब पेपर डिजाइन हुए थे तब इसका महत्व ज्यादा था, लेकिन अब क्योंकि जीएसटी बेचारा पुराना हो गया, इतना सारा 8-9 साल का हो गया, तो है अभी बच्चा ही 8-9 साल का है, बट अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट फिर भी अगर हम बात करें नॉन इंटीग्रेशन दूसरी स्टेट के साथ, सुनो मेरी बात, अभी इस वाले क्वेश्चन में जब सी ने सामान डी को बेचा, दूसरी स्टेट में बेचा, दिल्ली में बेचा, सी को क्रेडिट मिला ना, सी को क्रेडिट मिला। पहले कई स्टेट क्रेडिट नहीं देती थी, पहले कई स्टेट क्रेडिट नहीं देती थी, इंडिविजुअल डिसीजन रहा करते थे स्टेट के। तो यार गलत है ना, इससे ट्रेड में काफी गड़बड़ है ना, ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिलेगा ना। तो आपस में जो सर्विस टैक्स वैट वगैरह है, मतलब इनमें नॉन इंटीग्रेशन होता था, ठीक नहीं होता था। साथ ही वही कास्केडिंग का तो मेन इफेक्ट है ही इसमें, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अरे यार फिर तुम कहोगे मैं तुम्हारी आदत से बिगाड़ रहा हूं। आप अगर आज के टाइम पे ना, ये चलो दे देता हूं, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। किसी रेस्टोरेंट में अपने किसी बड़े दादाजी फूफा जी के साथ आप किसी रेस्टोरेंट में गए कि खाना खाने के लिए, सो यू ईट सम फूड एंड फूफा जी एड सम लिकर, ओके, नॉट यू, ओके, वो भी मान लीजिए 1000 रुपए की, तो 2000 हो गया। अब इसके ऊपर फूड के ऊपर अगर हम बात करें तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, लिकर के ऊपर वैट लग जाएगा, ओके, और लिकर की सर्विस के ऊपर बाद में फिर सर्विस टैक्स भी लगेगा। हालांकि हर कोई नहीं लगाता, कुछ लगाते कुछ नहीं लगाते, ओके। अब ऐसी सिचुएशन में ये आपके दोनों ऐड हो गए थे, अगर वैट ऐड हो गया था, लिकर में वैट ऐड हो गया था, तो लिकर और वैट के बिल को जोड़कर सर्विस टैक्स लगता था, तो अगेन टैक्स के ऊपर टैक्स। लॉजिकली देखा जाए तो आपने जो टैक्स है उसके ऊपर दोबारा टैक्स लगा और आपने वो अमाउंट पे करा, जबकि कायदे से होना क्या चाहिए, वन कमोडिटी एंड सिंगल टाइम टैक्स, बट डबल चल रहा है। तो अगर देखा जाए ना तो ये 2 पॉइंट जो हैं ये बड़ी दिक्कत वाले थे। एक तो कई बार स्टेट आपस में लड़ते थे कि हम इस स्टेट का क्रेडिट नहीं देंगे, और दूसरा टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। और जब एक स्टेट ने मना कर दिया कि हम आप इस वाली स्टेट को, दूसरे वाली स्टेट को, कि अगर आपके वहां से हमारे यहाँ कोई सामान आएगा बिकने के लिए तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं देंगे, तो यार बेचने वाला क्या करेगा, उसको वही करेगा जो हम अपने सबसे पहले एग्जांपल में कर रहे थे, कॉस्ट में ऐड कर रहे थे। दाम बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी, जो कि ठीक नहीं होगा, ठीक है, डन, समझ आ गई बात। तो ये बेसिकली मेन प्रॉब्लम थी। एक ये और समस्या थी, नो सैनवेट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू अ डीलर, नो सैनवेट क्रेडिट। अब ये सैनवेट क्रेडिट क्या होता है, सेंट्रल वेट होता है बेसिकली। अब क्या इसमें जाना क्या नहीं जाना, इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जो प्रोडक्ट आपने बना लिया, बिका नहीं है, काइंड ऑफ कह लीजिए अभी तक, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी। आगे चल के वो बिके ना बिके, बड़ी समस्या थी। मैंने 2016-17 का केस था, हम एक ऑडिट पे थे, दैट वाज नॉट ऑडिट बेसिकली, वो एक टैक्स केस आया था, उससे कैसे बचा जाए। एक इंसान बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग करा करता था, आयरन का कुछ वो बनाते थे, और उन्होंने जो प्रोडक्शन करा उस पर प्रोडक्शन करा, बिका नहीं अभी तक,
तो तकरीबन 20-25 लाख रुपए के आसपास उस टाइम के मैं आपको बताऊं तो लायबिलिटी उसकी निकल के आ रही थी एक्साइज की। ओके, सामान अभी तक नहीं बिका है अनफॉर्चुनेटली, मतलब उसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड था चाइना से उसका ओपन हो गया, ठीक है, वो बहुत सस्ते दाम पे मार्केट में बिकने लगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। जो उसका प्रोडक्ट था ऑब्वियसली वो नहीं बिक पाया। क्यों नहीं बिक पाया भाई? बाहर से ट्रेड करने को आ गए, दाम सस्ता मिल रहा है, इसकी तो मैन्युफैक्चरिंग ही बहुत ज्यादा थी, नहीं बेच पाया। अब सामान नहीं बिकेगा, वो पता था कि नहीं बिकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी टैक्स लायबिलिटी 20-25 लाख रुपए उसको पे करनी है। सोचो कैसा लगे, बस सामान आपने बनाया यार, बिका भी नहीं है, तब आपको पे करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में हुआ करता था। ओके, तो सीमलेस आईटीसी नहीं मिलेगा, मैंने बताया, सामने वाले को मना कर दिया कि हम तेरे को नहीं देंगे क्रेडिट, दूसरी स्टेट से अगर लाया तो दिक्कत हो गई। मेरे को भी याद है, मैं छोटा था, छोटा इन द सेंस मतलब ठीक ठाक था, मतलब इट वाज लाइक टाइमिंग ऑफ ग्रेजुएशन, 2000 कितने की बात है, तो मायावती की सरकार यूपी में हुआ करती थी। उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस करे थे टैक्स स्ट्रक्चर में, अपने वैट सिस्टम में, और पूरा उथल पुथल हो गया था सिस्टम कि यार उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाहर से कुछ सामान आएगा तो हमारी स्टेट में क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बाकी स्टेट ने भी फिर यूपी के ऊपर इस तरह से सैंक्शन टाइप लगा दिया कि भाई आपके यहां से आएगा तो हम भी नहीं लगने देंगे। तो ये बड़ी दिक्कत समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। ओके, खैर बहरहाल हम सीधी सी बात है, जीएसटी के दर्शन हुए और इतने भांति भांति के जो टैक्स हैं वो उन्होंने सबस्यूम कर लिए, टैक्स का स्ट्रक्चर वाइंड अप कर दिया पुराने वाला। ओके, तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक वंस अगेन हम यहां पे देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, दिस इज नथिंग जस्ट अ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। अभी तो पूरा प्रोसेस है जीएसटी का। अब देखो प्रैक्टिकली आप आगे चल के पढ़ोगे तो, सॉरी पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे जब सीएम में बन जाओगे, तो होता क्या है कि यार जीएसटी कलेक्ट करा, सामान बेचे, बिल्स वगैरह का मेंटेन करा, लाइबिलिटी पे करी, तो कैसे पे होगी? ऑब्वियसली एक वेबसाइट है, हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को प्रॉपरली मेंटेन करा जाता है, उस वेबसाइट को हमारी जो एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनेज करती है, उसका नाम है आपका जीएसटी नेटवर्क। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट इसको संभालती है। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट को संभालना पड़ेगा। ठीक है, और बट हाँ एक डिफरेंट ऑटोनोमस बॉडी है जो इसके लिए काम करती है, बराबर। ऐसा नहीं कि मोदी जी यहां पे जाके काम करते हैं। जीएसटी काउंसिल, आप जीएसटी काउंसिल अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, हर 3 महीने में आपको जीएसटी की न्यूज में कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स सुनने को मिलती होंगी। हर महीने कितना कलेक्शन हुआ वो तो मिलता ही है, हर 3 महीने में कि टैक्स लॉज में ये चेंजेस हुए हैं, ये पैटर्न में चेंज हुए हैं। ये क्यों? हर 3 महीने में हमारी जो जीएसटी की काउंसिल है, जो मैनेजमेंट कह लीजिए, वो बैठती है, वो डिसीजन लेती है। क्या अभी बच्चा है जीएसटी यार, 8-9 साल का ही तो है, तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं, किन गुड्स किन गुड्स पर टैक्स रेट बढ़ाना है, किन पर टैक्स रेट कम करना है, किन पर 0 टैक्स करना है, किन पे लग्जरी टैक्स लगाना है, मतलब जीएसटी का रेट बढ़ाना है। ठीक है, जीएसटी के अगर मैं नॉर्मली देखा जाए ना तो 5%, 12% और 18% और 28% करंटली ये 4 रेट चल रहे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम एंड ऑल। मेन अभी ये 4 चलते हैं, 0 भी है, मतलब 0% भी है, उसे आपका नील रेट कहा जाएगा, 0% भी है। तो ये बेसिकली चल रहा है। अभी जैसे हमने 18% लिया था ना नॉनो करके, तो ये 4-5 रेट हमारे होते हैं नॉर्मली। जीएसटी का रेट कभी भी 40% से ऊपर नहीं जा सकता, ये हमारे एक्ट में भी लिखा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी जो हाईएस्ट चल रहा है वो 28% है, वो 28% है। तो किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है, ये डिसीजन हमारा जीएसटी काउंसिल लेती है। ओके, इसमें कौन कौन अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारी रहेंगी निर्मला जी, जो अभी फिलहाल है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके स्टेट के यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं आपके फाइनेंस के, वो भी इसके अंदर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ राज्य, केंद्रीय मंत्री राज्य, कई बहुत सारे आपने कैबिनेट में देखे होंगे, वो भी इसके मेंबर होते हैं। स्टेट अपनी तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। तो ये तमाम लोग मिलकर जो है आपका क्या नाम है, इस काउंसिल को बनाते हैं, हर 3 महीने में मिलते हैं और अलग अलग डिसीजंस लिए जाते हैं। मैंने नीचे मेंशन करा, टैक्स रेट, एग्जम्पशन, लिमिट्स किनको बढ़ाना है, जो विवाद चल रहे हैं उनको कैसे हटाना है, ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, ओके इसको समझ लेते हैं। ये ऑलरेडी आपने सीख लिया, वर्किंग आपने सीख ली। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, कौन सा क्रेडिट सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट।
कैसे एडजस्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने CGST, SGST, IGST ये 3 कॉलम आपको लिखवाए थे, और फिर हमने इसके नीचे CGST का ही जो अमाउंट होता था इनपुट के टाइम पे, SGST का ही जो अमाउंट होता था वो माइनस करा, IGST का अमाउंट मैंने माइनस करने को बोला था। जब IGST नहीं था मैंने बोला था यहां पे एडजस्ट कर लो, यहां पे एडजस्ट कर लो, दैट इज अलाउड, बोला था ना। दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। लेकिन इसमें जो मेन रूल आपको याद रखने हैं वो ये, अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, या शॉर्ट में लिख लो ITC ऑफ CGST है, CGST है, ITC ऑफ CGST है, वो सबसे पहले खुद CGST से एडजस्ट होगा, उसके बाद वो IGST से एडजस्ट हो सकता है, बच गया तो वहां जा सकता है, जैसे हमने दिल्ली वाले केस में करा था। उसके बाद स्टॉप, उसके बाद स्टॉप, उस और कहीं नहीं जा सकता। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर ITC ऑफ SGST है तो वो सबसे पहले खुद अपने आप से एडजस्ट होगा, फिर वो IGST से एडजस्ट होगा, और उसके बाद कहीं मत चले जाना, स्टॉप। द सेम फॉर UTGST एज वेल, UTGST और IGST, ठीक है। तीसरा, अगर ITC ऑफ IGST पड़ा हुआ है, उस केस में सबसे पहले वो खुद IGST से एडजस्ट होगा, फिर वो CGST के साथ एडजस्ट हो सकता है, फिर वो CGST या UTGST दोनों कवर होंगे, ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या है, और उसके बाद वो SGST के साथ एडजस्ट हो सकता है, स्टॉप। कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कि CGST और SGST ये आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी कर लो, जो क्रेडिट की एडजस्टमेंट है, आई रिपीट, जो क्रेडिट की एडजस्टमेंट है वो CGST और SGST, दिल्ली में कुछ बचा हुआ है CGST आपका, उसे जरा एडजस्ट कर लें अपना स्टेट के साथ, नहीं बचा, ये नहीं कर सकते, बाकी सारी एडजस्टमेंट चलेंगी, ओके। दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। उसके बाद दोस्तों एक और चीज समझिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो बिकते हैं, आओ लिस्ट बता ही देता हूं, पान मसाला, टोबैको, कोल, एरिएटेड वाटर, मोटर कार्स, लग्जरी मोटर कार बेसिकली इसमें आती हैं। ये नोटिफाइड गुड्स, इनको क्या बोला जाता है, नोटिफाइड गुड्स कहते हैं। इन पर अगर आप देखो दोस्तों ध्यान से, पान मसाला, ये ऊपर के देखिए, पान मसाला, टोबैको और सिगरेट, ये हैबिचुअल गुड्स हो गए, लोग कंजम्पशन करते ही करते हैं, हालांकि कितना भी महंगा कर दो इनको, लोग कंजम्पशन कर रहे हैं इनका, ठीक है। तो स्टेट्स को अच्छा खासा रेवेन्यू भी होता था इनमें, जब उनका अपना एक्साइज, अपना वैट लगता था, अच्छा खासा रेवेन्यू होता था, ओके। कोल, इग्नाइट, एरिएटेड वाटर, कोल की बात कर लो मेनली, अगर देखा जाए तो कोल बिहार और ये आपका छत्तीसगढ़, इस जोन, छत्तीसगढ़ झारखंड इस जोन में मिलता था, बाकी पूरा हिंदुस्तान खरीदता था। तो जब GST दायरे में आया तो वो तो यार इन स्टेट को अपना रेवेन्यू लॉस हुआ, काफी दिक्कत आई है ना, कि यार हम पहले हिसाब से लगा रहे थे एक्साइज वगैरह, अब GST के दायरे में आ गए तो हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ। ऐसे ही मोटर कार में बेसिकली अगर हम देखें तो लग्जरी कार आती हैं इसमें, जो महंगी वाली होती हैं, 20 लाख से ऊपर है शायद प्राइस, ठीक है, तो उनको भी रेवेन्यू लॉस हुआ, वे अपने हिसाब से एक्साइज लगा रहे थे। तो ये चीज सेंट्रल को भी दिखी कि इन गुड्स को अब ऐसा नहीं कर सकते कि यार इनको भी छोड़ दो पेट्रोल वगैरह की तरह, फिर तो क्या फायदा, सारे छूटते चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, GST तो लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर GST कंपनसेशन सेस नाम की चीज हम एक्स्ट्रा लगा देंगे,
थोड़ा सा टैक्स के ऊपर टैक्स वाली बात हो गई ये वाली, ठीक है, कि जो भी आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ है स्टेट्स का, उस केस में सारी कंप्यूटेशन होने के बाद एक मामूली सी परसेंटेज, कुछ परसेंटेज डिपेंड करता है, मामूली सी बोलो, कुछ पे मामूली है, कुछ पे थोड़ी ज्यादा है, हम जीएसटी कंपनसेशन सेस की भी लगा देंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स। ओके, और वो जो कमाई होगी वो उन स्टेट्स को दी जाएगी जिनका रेवेन्यू लॉस हुआ है इन सब की वजह से। ओके, बट जीएसटी कंपनसेशन की जो मेन कंप्यूटेशन दोस्तों आप सीखेंगे वो फाइनल में सीखेंगे। यहां पर जस्ट मालूम होना चाहिए आपको कि जीएसटी कंपनसेशन किन गुड्स पे बेसिकली लगाया गया और क्यों लगाया गया। अगर आप देख रहे हो ना, तो इनिशियल 5 ईयर्स के लिए लगाया गया था, इनिशियल 5 ईयर्स के लिए, लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया था कि भाई नहीं अभी और लगेगा। ओके, बराबर दोस्तों, दैट्स इट, हमारा कंटेंट यहाँ पर ओवरऑल डन होता है फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट के हिसाब से। फर्स्ट चैप्टर में जो मेन चीज आप लोगों की इंपॉर्टेंट थी वो थी आपकी वर्किंग न्यूमेरिकल्स की। ओके, मैंने एक न्यूमेरिकल्स एक चेन पूरी प्रॉपरली आपको करवाई, 2 एग्जाम्पल मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ और डाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना कहीं जाए, कहीं नहीं जाना, कहीं किसी और पार्टी में खेलने वेलने नहीं जाना, अभी के अभी, क्योंकि पीडीएफ आपके पास है, आई रिक्वेस्ट कि अभी के अभी इस कंटेंट को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को साथ के साथ बैठ के कर लीजिए। अभी के अभी कर लोगे तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, अदरवाइज मैंने हालांकि और भी क्वेश्चंस दिए हैं साथ में करने के लिए, बट अगर आप इतना भी कवर कर लोगे दैट इज मोर देन एनफ। एंड जस्ट हैव अ ओवरव्यू ऑफ दी स्क्रीनशॉट्स एंड आई पुट सम क्वेश्चंस एज वेल। मैं चाहे तो क्वेश्चन से एक बार ओवरव्यू कर लेता हूं। क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चन ही अच्छे हैं, काफी सारे आपके मॉड्यूल से ही प्रेरित हैं। तो अगर आ गया भाई क्वेश्चन तो क्या हम इसको कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बड़ी आसान से। व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन? तो इसमें हमने डिस्कस करा था कि प्लेस जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, इंट्रा है, इंटर है, ये चीज कैसे पता चलेगी? इनसे पता चलेगी। तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंसेप्ट प्लेस ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन से टैक्स खत्म कर लिए जीएसटी ने, तो थ्योरेटिकली जस्ट रीड कर लीजिए, एग्जाम में आपसे सारे के सारे टैक्स तो नहीं पूछेगा कि भाई कौन कौन से खत्म हो गए, बट मेनली इसमें जो आपको मालूम एग्जैक्टली होने ही चाहिए, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स, ये तो मेन ही थे। इसके अलावा जो एडिशनल ड्यूटीज होती है ना अलग अलग तरह की, वो सारी खत्म हो गई। स्टेट वैट खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो वैट की तरह होता है वो खत्म हो गया, लग्जरी टैक्स खत्म हो गया, परचेज टैक्स खत्म हो गया। ये तमाम चीजें हमारे जीएसटी ने वाइंड अप करी हैं, ठीक है। क्यों हम क्या नाम है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टिंग फॉर सबस्यूमिंग द टैक्सेस अंडर जीएसटी, वही सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। सर कास्केडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी इसमें, अगर हम देखें नॉन अवेलमेंट जो था आईटीसी का वो होता था, तो बड़े ही सिंपल मैनर में ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं दोस्तों। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज। मेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया वो है, उससे बाहर एज सच को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी के अभी मेरे हाथ जोड़ के विनती बाबू आपसे, अभी के अभी रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यस ऑब्वियसली हम कल जो हमारा सेशन होगा वो सप्लाई चैप्टर का होगा, एंड वी विल डू द मीनिंग ऑफ सप्लाई। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से मीनिंग ऑफ सप्लाई में।